हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो आपको बताता है स्टार्टअप जगत की तमाम बारीकियों के बारे में। हम आपके सामने आसान भाषा में लेकर आते हैं स्टार्टअप के सारे ट्रेंड्स, बड़ी खबरें और इसके साथ ही वो महत्वपूर्ण डेटा जो बताता है कि आखिर भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे आगे बढ़ रहा है, किस तरह से उसकी ग्रोथ की रफ्तार आज के दौर में नजर आ रही है। और आज के शो में भी हम ऐसे ही स्टार्टअप के दिग्गजों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा आपको स्टार्टअप की बड़ी खबरें, बड़े डेवलपमेंट और बड़े ट्रेंड से वाकिफ कराएंगे। यही नहीं, हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम में किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह की संभावनाएं हैं, कौन से सेक्टर्स जो हैं वो बहुत तेजी से उभरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम स्टार्टअप के इकोसिस्टम की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण डेटा जो ग्लोबल डेटा है वो भारत की इस ग्रोथ की रफ्तार को बताता है। वो कैसे? क्योंकि जो डेटा है वो कहता है कि जनवरी से जुलाई के बीच में जो वीसी फंडिंग है यानी वेंचर कैपिटलिस्ट की जो फंडिंग है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 40% से ज्यादा का इजाफा देखा गया है। और ये बताता है कि 6.3 बिलियन डॉलर की फंडिंग वीसी से, जो कि लगभग 650 से ज्यादा वीसीज ने फंडिंग की है जनवरी से जुलाई के बीच में, ये नजर आई है। तो निवेश के लिहाज से किसी भी सेक्टर की ग्रोथ के लिहाज से हम देखें तो बहुत कुछ बेहतर नजर आ रहा है। चलिए, ये तो थी तमाम बातें और हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ स्टार्टअप जगत के दो दिग्गज जुड़ेंगे जिनसे हम खास बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अपने सहयोगी शरद दुबे के पास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शरद हमें बताएंगे कि किस तरह से जो को ब्रांडिंग का क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है वो अपने पांव तेजी से पसार रहा है, उसका दायरा तेजी से बढ़ रहा है। डेटा क्या कहता है, आंकड़े क्या कहते हैं? जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, मैं आज आपको समझाऊंगा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स क्या होती हैं और हाइपर प्योर और रेड शेयर की रिपोर्ट द्वारा जो है हमें इम्पॉर्टेंट डेटा मिली है। सबसे पहले जो है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इस रिपोर्ट के हिसाब से जो है लगभग 35 से लेकर 40% तक का सीएजीआर का ग्रोथ रहेगा। और जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड से 2 गुना ज़्यादा जो है बढ़ेंगे विद साल 2028 तक। अब ये फोकस क्यों आ रहा है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड में? सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बात होती है ब्रांड लॉयल्टी, वो जो है वो देखने लगेगी। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है डिजिटल प्रोडक्ट में, और कस्टमाइजेशन का नीड ऑफ द आवर हो चुका है। अगर आप एक टाइप के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आप चाहेंगे कि आपके जो क्रेडिट कार्ड मैक्सिमम पॉइंट्स उस एक्टिविटी के प्रति देखें। कस्टमाइजेशन रहेगा रिवॉर्ड और बेनिफिट्स का, और इम्पॉर्टेंटली अच्छी कंजम्पशन और रिटेल क्रेडिट की देखने मिल रही है ऑफ टेक। तो उसके कारण क्रेडिट कार्ड कंजम्पशन और प्रेफरेंसेस पे पूरा फोकस रहेगा। लेकिन कितना सारा परसेंटेज है आपका अगर आप नए क्रेडिट कार्ड इशुएंस की बात करें तो? ब्रांडेड का कैसा रहेगा, ट्रेडिशनल का कैसा रहेगा, ये अब मैं आपको बताता हूँ। 2018 में जो है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो टोटल क्रेडिट कार्ड इशू हुई थी तो उसका आंकड़ा सिर्फ 8 से लेकर 10% था। लेकिन अगर 2024 में यही आंकड़ा देखें तो ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ चुका है, 33 से लेकर 35% तक ये रेंज कर रहा है। अब अगर बात करें ग्रोथ कैसा लग रहा है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का, उनके सीएजीआर ग्रोथ कैसे रहेगी, तो मैं 2 तरीके से बताऊंगा। एक तो आपको ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बताऊंगा, दूसरा ट्रांजैक्शन वैल्यू बताऊंगा। तो वॉल्यूम के हिसाब से विद साल 2024 से 28 तक 45 to 50% ग्रोथ आएगा, और वैल्यू के हिसाब से 55 to 60%। ग्रोथ के बाद कुछ एक एक्टिवेशन कैसी होती है आपकी क्रेडिट कार्ड्स का विद साल 2024 में, उसके बारे में बताऊंगा। एक्टिवेशन अगर सिंप्लीफाई करके बोलूँ तो वो कार्ड एक्टिवेशन होती है जिस 30 दिन के अंदर जो इशू की जाती है। ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड में एक्टिवेशन रेट 50% का है, और वही अगर ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये 70% का है। अगर हायर आपका रेशियो हुआ तो ये जो है ज़्यादा एक्सेप्टेंस दिखाता है। लेकिन क्या सेक्टर्स है जहाँ पे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स की जो है बातचीत चल रही है और ग्रोथ देखने मिल रहा है? सबसे पहला होता है ट्रैवल का सेगमेंट। ट्रैवल का सेगमेंट में आपकी एयर बुकिंग्स हुई, होटल बुकिंग्स हुई, उसमें लॉयल्टी पॉइंट्स भी आता है, और हमने देखा है लॉयल्टी प्रोग्राम्स, लॉयल्टी क्लब्स भी देखने मिले हैं। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, ग्रॉसरी, लाइफस्टाइल, इन सारे सेगमेंट्स में जो है ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स पे फोकस है। जी हाँ, बिल्कुल। तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स का बढ़ता बाजार, बढ़ता दायरा और उसके ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या हैं वो भी शरद ने बखूबी समझाया। चलिए, एक और सेगमेंट की बात करते हैं और ये है क्विक कॉमर्स। जी हाँ, ये फटाफट डिलीवरी
जैसे जोमेटो, स्विगी और तमाम ऐप्स हैं, ब्लिंकिट है, इसके अलावा बात करें बाकी जिसके ज़रिए से आप अलग अलग सेवाएं लेते हैं, इनका जो कारोबार है, इनका जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है और बड़े बड़े दिग्गज अब इसमें पूरी तरह से कूदते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या ताज़ा डेवलपमेंट है, ये पूरा इकोनॉमिक्स किस तरह का है, आगे ग्रोथ के क्या आउटलुक हैं, ये बता रही हैं मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल। जी ऐश्वर्या, बताएं। क्विक कॉमर्स के बूम के चलते अब रिटेल और एफएमसीजी जायंट्स जैसे टाटा कंज्यूमर, रिलायंस रिटेल, ये भी आपको इस सेक्टर में जुड़ते हुए नज़र आएंगे। इसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये है और इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी ये बताएंगे। सबसे पहले जो क्विक कॉमर्स, न्यू एज क्विक कॉमर्स प्लेयर्स है उनकी बात करें तो स्विगी, इंस्टामार्ट के फ़िलहाल 487 एक्टिव स्टोर्स है अक्रॉस 26 सिटीज़। जेप्टो के 350 से ज़्यादा डार्क स्टोर्स हैं मेजर सिटीज़ में और वो 2025 तक 750 तक स्केल करने जा रहे हैं। ब्लिंकिट की बात करें तो अभी फ़िलहाल उनके 639 डार्क स्टोर्स है और वो 2000 तक ले जाएंगे 2026 तक। बिग बास्केट नाउ की बात करें तो 400 डार्क स्टोर्स है फ़िलहाल और आगे चलकर वो 50 से 70 स्टोर्स 2025 तक ऐड करेंगे अपने पूरे डार्क स्टोर्स के नेटवर्क को। अगर इन न्यू एज कंपनीज़ के मंथली और डेली एवरेज यूज़र्स की बात करें तो सबसे पहले जेप्टो अप्रैल 2021 में उन्होंने ऑब्वियसली 10 मिनट डिलीवरी के प्रॉमिस के साथ उनका जो मंथली एवरेज यूज़र बेस है वो 16 to 17 मिलियन रहा है 2024 तक। डेली एवरेज यूज़र्स उनके 86% तक की ग्रोथ हुई है। ब्लिंकिट की बात करें तो उन्होंने भी 23 to 24 मिलियन मंथली एवरेज यूज़र्स फरवरी 2024 में लॉक किए हैं। बिग बास्केट नाउ जिनका भी 10 मिनट डिलीवरी का प्रॉमिस है उन्होंने भी 9 to 11 मिलियन मंथली एवरेज यूज़र्स फरवरी 2024 में लॉक किए हैं। अब इनके चलते और इस क्विक कॉमर्स बूम के चलते हम देखेंगे कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, रिलायंस रिटेल जैसे जो बिग बॉयज़ है इस पूरे रेस में शामिल होते हुए नज़र आएंगे। रिलायंस रिटेल के भी काफ़ी बड़े प्लान्स हैं, वो रोल आउट करेंगे कुछ ही महीनों में। हम देखेंगे कि 1000 सिटीज़ में फेज़ वाइज उनकी इंस्टेंट डिलीवरी जियो मार्ट के थ्रू लॉन्च होंगे। इसके अलावा फ्लिपकार्ट की बात करें तो वो भी इंस्टेंट डिलीवरी स्पेस में अपने नए वेंचर फ्लिपकार्ट मिनट्स के थ्रू एंटर करने जा रहे हैं और उनके प्लान्स है कि फेस्टिव सीज़न तक 100 और डार्क स्टोर्स वो ऐड करें अपने इस पूरे नेटवर्क को। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ऐश्वर्या इस खास जानकारी के लिए। तो देखिए क्विक कॉमर्स किस तरह से बड़े लक्ष्यों की तरफ देख रहा है। और अब बढ़ते हैं अपने पहले खास एक्सपर्ट, खास मेहमान को अपने साथ चर्चा में शामिल करते हैं। स्टार्टअप के दिग्गज हैं स्किम्पिफाई के को फाउंडर सचिन संतोष साहब। सचिन संतोष, बहुत बहुत स्वागत, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें तो सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में बताइए, अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए और ये भी बताइए कि हाल फिलहाल जो $9.5 मिलियन का निवेश है उसको किस तरह से इस रकम का इस्तेमाल करने वाले हैं, इस फंड का इस्तेमाल करने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों पर फोकस बढ़ रहा है। ग्रेट। सो सिंप्लीफाई एक साइंस फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म है जो एंड टू एंड स्पेशलिटी केमिकल्स की B2B मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। इसका मतलब ये एंड टू एंड का मतलब ये हुआ कि हम खुद की R&D करते हैं, हम टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं जो हम मैन्युफैक्चरिंग में स्केल अप करते हैं, हम फैक्ट्रीज में उसका प्रोडक्शन करवाते हैं एंड हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स टेक केयर करते हैं विच कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो ये हमारा एंड टू एंड सोल्यूशन है। हमने अभी सीरीज ए में $9.5 मिलियन रेस किए हैं जिसका प्राइमरी यूज हम लोग R&D इन्वेस्टमेंट्स में यूज करेंगे एंड सेकेंडली हमारा जो डिमांड नेटवर्क हम लोग क्रिएट कर रहे हैं इन डिफरेंट न्यू ज्योग्राफीज इन द वर्ल्ड, उसमें हम लोग सेल्स टीम और बिजनेस डेवलपमेंट टीम्स भी हायर कर रहे हैं। बहुत बेहतर संतोष। और वाकई जो पूरा ये सेगमेंट है स्पेशलिटी केमिकल का, ये अपने आप में एक्साइटिंग फील्ड है। हमें बताइए कि किन किन सेगमेंट में जो है वो आपका कारोबार है, मतलब आप किन किन क्षेत्रों में खासतौर पर काम कर रहे हैं और आगे ग्रोथ का गाइडेंस क्या है। हम 4 सेगमेंट में काम कर रहे हैं अबाउट द क्लाइंट प्रोफाइल्स। तो हम लोग फार्मास्यूटिकल्स में हैं, एग्रोकेमिकल्स में हैं, हम इंडस्ट्रियल केमिकल्स और फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस में हैं। इसमें से फार्मा और एग्रो का मेन फोकस रहेगा
टिपिकल क्लाइंट प्रोफाइल वो रहते हैं जो कि फार्मा के एपीआईज बनाते हैं या फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, हम उनके लिए की एपीआईज या इंटरमीडिएट सप्लाई करते हैं। एग्रोकेमिकल्स में हमारा और भी फुल स्टैक ऑफरिंग है जहाँ पे हम लोग ब्रांड्स को फॉर्मुलेशंस भी सप्लाई करते हैं। तो इस तरह का कस्टमर प्रोफाइल रहेगा विच इज इन द इंडियन मार्केट एज वेल एज द एक्सपोर्ट मार्केट। आगे जाके अभी हम लोग जिस तरह से इसका ग्रोथ देख रहे हैं, पिछले 8 महीनों में हम लोग ने ऑलमोस्ट 10x रेवेन्यू ग्रोथ देखा है। और अगले 1 साल में हम लोग इसी कॉर्पस और इसी टीम से वी कैन सी दैट हम लोग इसको 2.5 to 3x ग्रोथ यहाँ से देख सकते हैं। सचिन संतोष साहब, चूंकि आप इस पूरे कारोबार में बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमें बताइए कि ये जो पूरा केमिकल क्षेत्र है, ये पूरा जो सेक्टर है, वो किस तरह का है, और ग्लोबली अगर हम बात करें, भारत के लिहाज से बात करें, तो किस तरह की संभावनाएं और क्षमताएं नजर आती हैं आपको इस पूरे कारोबार में? हाँ, मतलब दुनिया भर से शुरू करते हैं। अभी $800 बिलियन का स्पेशलिटी केमिकल्स मार्केट है ग्लोबली। इसमें से इंडिया का शेयर आज के रेट में रफली 6% है। आई मीन राउंड फिगर अप्रोक्सीमेटली $50 बिलियन है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार पिछले 6-7 सालों से जो चाइना +1 शिफ्ट भी चल रहा है और इंडिया पे जो फोकस है, अब ये बहुत क्लियर है कि इंडिया का जो मार्केट है दैट विल डबल इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। तो लगभग 50 बिलियन से इट विल गो टू $100 बिलियन आउटपुट इन जस्ट इंडिया। बिल्कुल संतोष साहब, और मेरा अगला सवाल थोड़ा क्रिटिकल है, और इस लिहाज से कि क्योंकि जो डेटा सजेस्ट करता है, जो एक्सपर्ट बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जो ये पूरा केमिकल क्षेत्र है, इसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं और उनकी अहमियत हमेशा से रहेगी। ऐसे में जाहिर सी बात है कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं उन पर दारोमदार भी बढ़ता है, और उनको ग्रोथ के मौके किस तरह के हैं, ज़रा हमें इसको बेहतर तरीके से समझा पाएं। आखिर ये पूरा तालमेल बढ़ कैसे रहा है? डेफिनेटली ये बड़े लोगों का फायदा है इसमें, बिकॉज इंडिया का अभी नाम बन रहा है, एक स्टेटस बन रहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फॉर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड। तो बड़े लोगों का और बड़े प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें, कि वो एक एक्सपर्टीज एस्टैब्लिश करें। बट इंटरेस्टिंग बात अगेन इस इंडस्ट्री में ये है कि बड़े प्लेयर्स का जो आउटपुट है वो 30 to 35% ही होता है ओवरऑल केमिकल इंडियन मार्केट का। इट इज लार्जली अभी भी जो है स्मॉल टू मिड साइज फैक्ट्रीज ही डोमिनेट करती हैं आउटपुट को। 65 to 70% वहां से आता है। एंड उसका कारण यही है कि केमिस्ट्री जो है वो बहुत बहुत स्पेसिफिक होती है। तो कोई बड़ा प्लेयर को छोटी केमिस्ट्री में इंटीग्रेट करना इज नॉट सो इजी। उनको प्लांट सेटअप और काफी मशीनरी भी चेंज करनी पड़ती है। तो ये जो 65-70% आउटपुट है जो स्मॉल प्लेयर्स का रहेगा, वो कंटिन्यू होगा जब तक इंडिया का आउटपुट डेवलप होगा, डबल होगा। तो देयरफॉर स्मॉल प्लेयर्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि सिंप्लीफाई ऑर्गेनाइज कर रहा है और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक वेस्टर्न या डेवलप मार्केट में बायर को उसका एक्सेस दे रहा है। संतोष साहब, जो चाइना से इंपोर्ट है उसका किस तरह का दबाव है, या अगर हम विदेशों से एक्सपोर्ट की बात करें इस पूरे सेगमेंट पे, उसमें किस तरह का प्रेशर है, और क्या ये प्रेशर आपकी कंपनी पर भी नजर आता है इस क्षेत्र में कारोबार करते हुए? डेफिनेटली आई थिंक जो बल्क केमिकल्स वाला सेगमेंट है उसमें आप देखेंगे कि काफी प्रेशर अभी भी बना हुआ है। ये काफी सिक्लिकल इंडस्ट्री रहती है। यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल काफी प्ले करते हैं कि जैसे आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी स्केल अप होता है, आपकी प्राइसिंग बेटर हो सकती है। जो सेगमेंट में हम अभी डील कर रहे हैं वहां पे हम इतना प्रेशर देख नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एक वो कहते हैं हाई वैल्यू लो वॉल्यूम सेगमेंट में हम लोग प्ले कर रहे हैं, जहाँ पे फार्मा एपीआईज हो गया, एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स हो गया, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये बहुत R&D ड्रिवन होते हैं। इसमें बैच साइकिल प्रोसेसेस होते हैं। तो यहाँ पे सिक्लिकलिटी जरूर होती है, बट यहाँ पे डिमांड इज वेरी वेरी रोबस्ट। यहाँ पे क्रिटिकल इंडस्ट्री में एंड एप्लीकेशन जाती है, तो यहाँ पे हमने इतना फ्लक्चुएशन नहीं देखा है जितना बल्क केमिकल्स में देखा है। तो हमारा फोकस और हम जिस स्टेज पे अभी हैं, हम लोग के लिए इनफ अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से हम लोग 10x ग्रो करें विदाउट वरिंग अबाउट द मैक्रो ट्रेंड्स। बिल्कुल, तो ये थे सचिन संतोष साहब जिन्होंने बताया अपने कारोबार के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम चर्चा के लिए। और इस चर्चा का निचोड़ क्या है वो मैं जरा आपको बता दूं। पहला, केमिकल क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये दायरा जो है वो इसलिए भी बहुत मायने रखता है क्योंकि जो चाइनीज पॉलिसीज हैं और बाकी
क्षेत्रों में जो पॉलिसीज हैं उसमें खास तौर पे भारत को अब संभावनाओं के तौर पर देखा जा रहा है। भारत एक प्लेइंग फील्ड के तौर पर देखा जा रहा है और यही वजह है कि ना सिर्फ बड़े प्लेयर्स बल्कि स्मॉल और मिड साइज के जो बिजनेसेस हैं उनका भी देखिए रेशो कितना तेजी से बढ़ा है और वो कितना क्रूशल रोल अदा करते हैं इस पूरे कारोबार में। प्रेशर है, चैलेंजेस हैं, लेकिन ये चैलेंजेस जो हैं वो संभावनाओं को भी जन्म देते हैं और इसलिए स्पेशलिटी केमिकल जिसमें अलग अलग सेगमेंट में खासतौर पे स्किम्पिफाई काम करती है और वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और उन सब में सबसे अहम बात यह है कि भारत इस क्षेत्र में जिस हिस्सेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है वो तो बस अब शुरुआत है। सोचिए आने वाले वक्त में किस तरह की बड़ी पिक्चर देखने को नजर आ सकती है। चलिए, तो कार्यक्रम का पहला हिस्सा अब यहां पर हम लगभग समाप्त कर चुके हैं, यानी अब ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक से जब लौटेंगे तो हमारी सहयोगी आस्था चोपड़ा आपके सामने एक बेहद खास इंटरव्यू लेकर आएंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र और ब्रेक से पहले हमने कई सारे सेगमेंट्स की बात की। हमने आपको बताया कि किस तरह से जो क्विक कॉमर्स का बिजनेस है वो तेजी से बढ़ रहा है। सभी बड़ी कंपनियां हैं, इवन जो इस फील्ड में नहीं है, जैसे अमेजॉन का हमने जिक्र किया कि ऐसी कंपनियां अब बहुत तेजी से क्विक कॉमर्स में आना चाहती हैं और नए नए प्रयोग हो रहे हैं जिसको मेरे ख्याल से तमाम यूजर्स देख रहे हैं। यूजर बेस बढ़ा है और बहुत सा और दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बड़े लक्ष्यों की ओर देख रहा है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि किस तरह से भारत का पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी तेजी से बढ़ रहा है। दिग्गजों से हम बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमारी सहयोगी आस्था चोपड़ा ने खास बातचीत की कुणाल शाह से, जो कि फाउंडर हैं क्रेड के, किसी पहचान के मोहताज नहीं, और उनसे ग्लोबल फिनफेस्ट में हमारी सहयोगी आस्था चोपड़ा ने बातचीत की। आपको छोड़ जाते हैं इस खास बातचीत के साथ। हम जीएफएफ के दूसरे दिन पे हैं और हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं कुणाल शाह, जो कि फाउंडर है क्रेड के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल हमारे प्लेटफॉर्म ईटीना स्वदेश पे आने के लिए। और जैसे कि फिनटेक बहुत ही बड़ा आपका क्रेड प्लेटफॉर्म है जो सबको पता है। पहला क्वेश्चन, क्या थीम है आपकी इस बार जीएफएफ में 2024 में? क्या एजेंडा लेकर आप आए हैं लॉन्ग टर्म गोल के? अगर आप कुछ लाइट डालें उस पर। ये मेरे 15-16 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में और जीएफएफ को अभी ये चौथा साल चल रहा है। एक अपॉर्चुनिटी होती है जिससे आपके इंडस्ट्री के हर लोग को मिल सको कुछ छोटे समय में। और मैं यहाँ पे 2 सेशन होस्ट कर रहा हूँ, एक फिनटेक इकोसिस्टम के फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ, और एक आज सुबह मैंने कुछ इकोनॉमिस्ट के साथ सेशन होस्ट किया टू मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझने के लिए। और ज़्यादा तो कुछ नहीं, ये काफ़ी वाइब्रेंट इकोसिस्टम है। कुछ समय पहले कुछ ही लोग थे, अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा सा 80,000 लोग यहाँ पे हैं, तो जस्ट गुड टू बी हियर। सर, आपका एक नया सेगमेंट पता चला है क्रेड कैश, उसका क्या स्ट्रैटेजी है? क्या उसमें प्रॉफिटेबिलिटी या उसके बारे में कुछ हमें बताएं। सो क्रेड कैश जो प्रोडक्ट है, हम बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं क्रेड ऐप पे, जहाँ पे वो अपने बैंक्स के प्रोडक्ट, पर्सनल लोन प्रोडक्ट्स हमारे ऐप पे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। और बिकॉज हम एफ्लुएंट कस्टमर पे फोकस करते हैं जिसका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा होता है, प्राइम और सुपर प्राइम कस्टमर होता है, जिससे उनके लिए ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है कस्टमर एक्वायर करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे क्वालिटी भी मिलता है उनको और स्केल भी मिलता है। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म काफ़ी स्केल हो रहा है। ये हमारा 3रा साल है ये प्रोडक्ट के अंदर। और एज अ कंपनी हम सिर्फ 5.5 साल 6 साल के हुए हैं। अभी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कुछ साल और है, बट हमारा इंटेंशन है कि कॉन्स्टेंटली ग्रो करें और बिल्ड करें कंपनी को। बिल्कुल, आपके प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। आपका स्ट्रैटेजी, आपने जैसे बोला था कि आपका फोकस रहेगा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो कुछ साल जैसे जीएफएफ 2025 मिलेंगे कि आपको लगता है कि आप और प्रोडक्ट्स के साथ आ पाएंगे जो फोकस करेगा कंज्यूमर उस पर? आई थिंक हम हर साल
कुछ 3-4 अच्छे बड़े प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं हमारे मेंबर्स के लिए, और हमने नोटिस किया है कि बिकॉज हम थोड़ा सा स्लो लेकिन अच्छे से प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारे मेंबर्स काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं चीज़ को, और वही हमारी विश है कि हम करते रहें ये। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया ईटीना स्वदेश के साथ बात करने के लिए। आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छे इंसाइट्स डाले हैं और आशा करते हैं हम GFF 25 में और उससे पहले भी कई बार मिलेंगे ईटीना स्वदेश के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी दिलचस्प बातचीत, और किस तरह से क्रेड अपना दायरा बढ़ा रहा है वो भी आप समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि स्टार्टअप मंत्र में आपको आज की चर्चा पसंद आई हो। हमने कोशिश यही की है कि चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने लेकर आए, अलग अलग ट्रेंड सेक्टर्स सभी को पकड़ने की कोशिश करें, और हमें खुशी होती है जिस तरह से आपका प्यार मिलता है। स्टार्टअप मंत्र को लेकर कोई सुझाव हो या आप कोई जानकारी चाहते हो तो इस शो को हम YouTube पर भी अपलोड करते हैं, आप कमेंट करके हमें भेज सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, और जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं हम यही चाहेंगे कि उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर हो हमारी इस जानकारी से। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।